नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे, यानी कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ, इसका इतिहास, यानी पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया, पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है, यह कब तक चला और अब जो है वर्तमान में पंचवर्षीय योजना का जो जगह अब नीति आयोग ले लिया है, ठीक ना। तो नीति आयोग ने ले लिया है इसका जगह पंचवर्षीय योजना का। तो ये इससे 100% है कि 1 से 2 प्रश्न अवश्य रहता है। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के ले लो, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक। तो इसलिए आप जो है जब इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपना नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठना है, क्योंकि मैं इसमें शॉर्ट नोट्स आपको लिखाते जाऊँगा, जो कि आप जो है नोट करते जाना है, जिससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। मैं इसमें डिटेल्स आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपको दोबारा फिर से कभी देखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन कोई भी एग्जाम अगर आपको सच में जॉब लेनी है तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका जॉब के चांसेस काफ़ी कम रहेगा और जॉब लेने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। ऐसे जनरली क्या होता है कि आप 3 साल तक अगर कोई भी मेहनत करते हो तो जॉब 100% ले लेना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करता है कि शॉर्टकट चाहता है कि शॉर्टकट जैसे जल्दी जल्दी से पढ़ लें और जॉब ले लें। तो ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी करना होगा, कैसे तैयारी करना होगा वो हमसे आप जुड़े रहिए, आपको 100% सारा चीज़ बताया जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना, कोई भी चीज़ का शॉर्ट नोट्स यानी की पॉइंट्स, ठीक ना, की पॉइंट्स की जैसे पंचवर्षीय योजना का क्या की पॉइंट्स होना चाहिए उस तरह से आपको लिखते रहना होगा, तभी आप जो है एक सफल जॉब लेने के लायक रहेंगे, ठीक। तो चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी पॉइंट्स रहेगा हम आपको लिखाते जाएंगे। लेकिन पंचवर्षीय योजना से जानने से पहले आपको इकोनॉमिक्स जानना होगा। इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, यानी अर्थशास्त्र किसको कहते हैं। तो इसको शॉर्ट्स में पढ़ाएंगे, लेकिन इसका जब लॉन्ग में वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। और उसका दूसरा जानेंगे अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक्स ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स मतलब शॉर्ट में अगर जानोगे तो धन का अध्ययन, ठीक। धन का अध्ययन, तो धन का अध्ययन में यानी हम लोग यानी इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स का पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। ये सब लिखते चलना है कि इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है, पिता एडम स्मिथ को। यानी शॉर्ट में अगर बोलोगे तो इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, तो धन का अध्ययन, ठीक। अब अर्थव्यवस्था समझेंगे, यानी अर्थव्यवस्था की वजह से ही पंचवर्षीय योजना आया था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो बोला कि किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, किसी देश के द्वारा यानी किसी देश जैसे भारत देश है, वह जो है भारत देश अपना नागरिक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति नहीं बोलता है। कभी कभी देखना कि अपना बोल नहीं मेरा भी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मतलब कि पैसे की बहुत दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो किसी देश राष्ट्र द्वारा अपने नागरिक की यानी अपने लोगों का आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधन यानी जितना भी देश में संसाधन उपलब्ध है का नियोजित यानी समुचित नियोजन यानी एप्रोप्रिएट प्लानिंग करते हुए अर्थ यानी पैसे का को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके को रखकर जो व्यवस्था बनाता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। तो केंद्र में रखकर मतलब कि देखना कि जितना भी टैक्स लेता है सरकार के पास जमा होता है। जैसे कि हम लोग जो भी एक नमक भी खरीदते हो तो उसमें भी टैक्स, नमक भी खरीदते हो तो उसमें भी एक टैक्स देनी होती है, उसमें लिखा हुआ रहता है जीएसटी इतना %, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक। ये जो टैक्स है कहाँ जमा होता है, केंद्र सरकार के पास, और उसी का जो टैक्स जमा हुआ उसी का समूह नियोजित जो है नियोजन करता है और उसी का यानी भारत का जितना नागरिक है उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करने में उपयोग करता है, उसी को अर्थव्यवस्था करते हैं। ये आपको समझ में आ गया तो आपको आगे पंचवर्षीय योजना समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक। इसी चीज़ का अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भारत ने क्या किया है, पंचवर्षीय योजना लाया। तो अब इसका इतिहास के बारे में जानते हैं कि तो पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या कहता है कि अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 से 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला था। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, ठीक। तो 1940 से 1950 के बीच का एज यानी कितना हो गया, 10 वर्ष। वो यानी इसी में जन समर्थन मिला हुआ था। तो 1944 में क्या होता है कि मुंबई में उद्योगपतियों का एक समूह एकजुट होता है। 1944 ईस्वी में उद्योगपति यानी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी का मालिक जो है एक समूह एकजुट होता है जिसने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करता है। और यही लोग जो है एक समूह जो मिल के एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करता है, इसी को क्या कहते हैं, बॉम्बे प्लान। इसी को क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान, क्योंकि बॉम्बे में बनाया गया था इसलिए बॉम्बे प्लान बोला गया इसको, ठीक। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद ही नियोजित विकास को देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय से ही नियोजित विकास यानी कैसे विकास करना है, क्योंकि देखो भारत जब आज़ाद हो रहा था ना, याद रखना कि उस समय भारत बहुत गरीब था। यानी खाने की तो उस समय अगर पूछोगे अपने दादा परदादा से तो बताएगा उस समय खाने की बहुत किल्लत होती थी, बहुत दिक्कत होता था, खाना नहीं मिलता था अच्छा से। तो उस समय जब वही बोला कि आज़ाद होने हुआ, अब सोचो कि जो भारत जब आज़ाद हुआ उसके पास ना खाने के लिए अनाज था, ठीक, ना फैक्ट्री थी, कुछ भी नहीं था। उसमें क्या था, अभी जो देखते हैं कि हर जगह फैक्ट्री है हर जगह, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो भारत जैसे आज़ाद हुआ तो उसने पहला क्या किया, नियोजित विकास
करने के लिए, यानी एक अच्छा से विकास हो, कैसे आगे विकास डेवलपमेंट आगे बढ़ते जाए, उसके लिए क्या क्या एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में 1928 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। यानी जोसेफ स्टालिन, याद रखना, इसका नाम याद रख लेना है, लिख लेना है। ये दुनिया में पहला व्यक्ति थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना लागू किया था। कहाँ? सोवियत संघ, उसी का भी नाम अब क्या है? रूस। तो 1928 में कब लागू किया? 1928 में। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के निर्माण और विकास को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का एक श्रृंखला शुरू कर दिया। भारत में अर्थव्यवस्था का निर्माण और विकास, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट, यानी विकास करने के लिए को विकास प्राप्त करने की स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजना का एक यानी फिनेंशियल ईयर, ठीक है ना, यानी पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान, F से 5, Y से ईयर, P से प्लान, ठीक, का एक श्रृंखला शुरू किया। तो पंचवर्षीय योजना का अवधारणा क्या था, मतलब इसको लागू करने से क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो पंचवर्षीय योजना का सामान्य विचार यह है कि भारत सरकार अपनी ओर से दस्तावेज तैयार करती है। उसमें क्या करता है पंचवर्षीय योजना में? भारत सरकार अपनी तरफ से एक दस्तावेज तैयार करता है जिसमें अगले 5 वर्ष के लिए उसकी आमदनी और खर्च की योजना होती है। मतलब कि एक 5 साल का एक प्लान है, इसमें उसको कितना आमदनी होगा, सरकार को आमदनी, ठीक, और उसके बाद कितना खर्च होगा, उसी का क्या होता है कि एक योजना बनाता है। कितना आमदनी सरकार को होगा, यानी कितना पैसा आएगा सरकार पास और कितना सरकार खर्च करेगा, उसी का एक योजना बनाती है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बजट होता है वो 2 भागों में बंटता है। एक होता है गैर योजना बजट और एक होता है योजना बजट। यानी केंद्र सरकार के पास जो बजट मतलब क्या होता है? पैसा नहीं बोलता कि कभी बोलता है नहीं ये मेरा भी बजट कमज़ोर है, यानी पॉकेट में पैसा कम है, इसका मतलब ये समझ लेना। बजट बोलते हैं कमज़ोर है, तो यानी समझ लेना कि उसका पॉकेट में पैसा कम है, कमज़ोर है यानी बहुत कम। और अगर केंद्र सरकार बोलता है कि मेरा बजट अभी गड़बड़ा गया है, तो केंद्र सरकार के पास क्या है? पैसा कम है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक। राज्य सरकार के मामले में भी वही। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार का जो बजट होता है, यानी पैसा का जो स्रोत होता है, जो तरीका होता है, वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, ठीक ना। एक गैर योजना बजट, एक योजना बजट। अब समझेंगे गैर योजना बजट क्या होता है। कि गैर योजना बजट सालाना दैनंदिन मदों पर खर्च किया जाता है, ठीक ना। सालाना जो है ना, दिन प्रतिदिन का जो खर्च होता है उस पर क्या आता है, उसको गैर योजना बजट कहते हैं, यानी इसका कोई योजना नहीं बनाता है। और एक होता है कि योजना बजट। योजना बजट को योजना द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार पंचवर्षीय आधार पर खर्च किया जाता है। अब इसी को हम लोग अपना भाषा में समझते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो आपके पास 5,000 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक महीना में आपको पैसा सैलरी मिला, तो इसमें से कुछ क्या करते हो कि आप सोच लेते हो कि हमको इस महीना में एक मोबाइल ख़रीदना। मान लो कि आपके पास 50,000, ठीक ना, तो एक मोबाइल ख़रीदना है, एक योजना बना लेते हो। एक मान लो कि एक टीवी खरीदनी है, तो इसका योजना मान लो इसका 7,000 मोबाइल का दाम है और इसका मान लो 25,000 दाम है, ठीक ना। इस तरह से आपका खर्च कितना हो गया? 25 और 7 32,000 खर्च हो गया। अब जो तुम्हारे पास पैसा बच गया, तो वो उसका तुम यानी दिन प्रतिदिन डेली तो खर्च होता है ना, सब्जी खरीदना, ये वो जितनी चीज़ खरीदारी करते हो, वो हो गया गैर योजना बजट, ठीक। यानी उसका जो योजना क्या बनाया कि अगले महीना अगर पैसा आएगा तो हम मोबाइल खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे, ये योजना यानी योजना बना चुके हैं। और दिन प्रतिदिन का जो खर्च होता है उसको गैर योजना बजट। सरकार के मामले में भी सेम चीज़, सरकार के पास जितना पैसा है तो वो क्या करता है कि उसका दिन प्रतिदिन का जो खर्च होता है उसको गैर योजना बजट कहेंगे। और जो डेली जो खर्च होता है, यानी जो इसका योजना बना के खर्च करता है सरकार की, इस साल इतना पुल का निर्माण करेंगे, इतना रोड का निर्माण करेंगे, तो ये जो बजट हो गया, ये यानी योजना बनाता है कि सरकार की किसान के लिए कितना खर्च करना है, किसान को कितना सब्सिडी देना है, तो ये योजना बनाता है ना सरकार, इसी को बोलेंगे योजना बजट। और जो दिन प्रतिदिन का खर्च होता है उसको गैर योजना बजट। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो वर्ष 1951 से लेकर 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मॉडल पंचवर्षीय योजना के आधार पर नियोजन अवधारणा पर आधारित था। तो ये कब योजना बजट पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 से 2017 तक चला। याद रखना 2017 तक, 1951 से 2017 तक। पंचवर्षीय योजना का तैयार करने, कार्यान्वित करने और विनियमित करने का कार्य योजना आयोग का होता था। यानी योजना तैयार कौन करता था
इसको योजना जो तैयार, उसकी योजना आयोग क्या करता था, योजना को तैयार करता था, कार्यान्वित करता था, यानी एग्जीक्यूट करता था, उसके विनियमित करने का कार्य योजना आयोग का था, नामक एक संस्था का था। ठीक। लेकिन वर्ष 2015, ये डेट याद रखना, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग नामक थिंक टैंक, नीति आयोग NITI, नीति आयोग थिंक टैंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज प्रस्तुत किया। इसके लिए क्या क्या 3 दस्तावेज प्रस्तुत किया, क्या देखते हैं। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा, 7 वर्षीय मध्य अवधि की रणनीति पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट, यानी ये 3 चीज़ पर कार्य करता है। नीति आयोग किस चीज़ पर करता है, तो ये 3 चीज़ पर। 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा बनाता है अपना, उसका 7 वर्षीय मध्य अवधि का रणनीति पेपर बनाता है और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट बनाता है कि हमको 15 वर्ष में अपना विजन को प्राप्त करना है। ठीक। जैसे बोला जाता है कि यानी कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर देंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, इस तरह का नहीं तो निर्णय लेता है सरकार कि 2050 तक भारत में जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसको बोलते हैं यानी डॉक्यूमेंट विजन। ठीक। यानी इस तरह से प्राप्त करना। अब उसके आगे देखते हैं, तो ये नीति आयोग का फुल फॉर्म देख लेते हैं, NI, ये इसको भी नोट कर लेना है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म हुआ। ठीक। उसके बाद इसके बारे में और जान लेते हैं नीति आयोग का पूरा। तो नीति आयोग जो है इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक। और इस जो है यानी किसका जगह लिया था, तो इसका यह जो जगह लिया था योजना आयोग का जगह ले लिया था। ठीक। और इसका आप देखते हैं कि कौन कौन इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक। चेयरमैन कौन होता है। तो अध्यक्ष इसका याद रखना कि नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। उसके बाद फिर इसका जो उपाध्यक्ष अभी है सुमन बेरी, याद रखना उपाध्यक्ष चेंज हुआ इसलिए ये पूछ भी सकता है, इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसका जो है CEO, ये पूछा जाता है CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। ठीक। ये याद रख लेना है। अध्यक्ष इसका नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। उसका उपाध्यक्छ सुमन बेरी और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम। ये दोनों चेंज हुआ इसलिए ये सब पूछ सकता है। ठीक। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया, 1951 से। ये याद रखना कि कब से कब तक। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का यानी कब से कब तक था, तो 1951 से 1956। तृतीय ऐसे पूछ देगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो तृतीय पंच ऐसे करके पूछेगा, तो याद रखना 51 से 56। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या क्या इस पे किस पे जोर दिया गया था उस पर जानेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत में आर्थिक विकास पर जोर दिया गया, यानी आर्थिक विकास डेवलपमेंट में जोर दिया था। इससे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, भारतीय संसद में प्रस्तुत किया। यानी इसे जो है यानी जब योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आया उसका जो क्या मतलब कि उसका नीति था, सारा चीज़ दस्तावेज है जो वो क्या कहाँ पर संसद में प्रस्तुत किया। ठीक। एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। उसमें एक युवा अर्थशास्त्री था, उसने दिया था कि धीरे धीरे विकास करना चाहिए, ऐसा बोला गया था। ठीक। उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके आगे देखते हैं
इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान, तो याद रखना है कि ये चीज़ पूछा जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, तो कृषि क्षेत्र। प्रथम एकदम लिख लेना, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 51 से 56। किस पे जोर दिया गया, तो कृषि क्षेत्र, खाली डैश देके कृषि क्षेत्र लिख लेना है, ठीक। उसके बाद फिर बोला कि जिसमें कि बांध और सिंचाई में निवेश शामिल था, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाया गया, सिंचाई पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि कृषि किसान ज़्यादा से ज़्यादा उपज करे। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल बांध के लिए बाहरी आवंटन किया गया था, उसमें भाखड़ा नांगल बांध के लिए बहुत ज़्यादा आवंटन किया गया था, यानी पैसा दिया गया था उसमें। तो हम लोग थोड़ा सा पहले भाखड़ा नांगल बांध के बारे में जान लेते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है, इसका जो योजना, बांध बनाने की योजना बनाई गई थी 1944 से। इसका प्रारंभ, समझना कि इसका इतिहास कैसे मोड़ लेता है। 1944 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था इसका, तो यानी योजना बना रहा था, ठीक। लेकिन 1945 ईस्वी में यानी क्या होता है कि प्लानिंग पूरी तरह से योजना बन के तैयार होता है। 1945 में योजना बन के तैयार किया, हमको ऐसे कैसे बनाना है। 1946 ईस्वी में क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पे कार्य करना स्टार्ट, स्वारंभ स्टार्ट होता है, बांध बनाना स्टार्ट होता है। और यानी कार्य, इसने शुरुआती निर्माण कार्य, मतलब स्टार्टिंग जो कार्य, शुरुआती निर्माण कार्य यहाँ से स्टार्ट होता है, शुरुआती, ठीक। लेकिन 1948 से ये बांध बनाना स्टार्ट होता है, 1948 से स्टार्ट होती है, समझना। लेकिन 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारा जो था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया, कंक्रीट द्वारा, कंक्रीट यानी गिट्टी जिसको बोलते हो, कंक्रीट के द्वारा बांध निर्माण पूरी तरह से चालू होना स्टार्ट हुआ 1955 में। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक, भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध यहीं से बनाना स्टार्ट हुआ था। अब जो देखते हैं कि ये कौन सी नदी पर है, तो ये जो है सतलज नदी, याद रखना, भाखड़ा नांगल बांध कौन सी नदी पर है, सतलज, ये सब पॉइंट लिख लेना है। तो यानी ये बनाना, यानी प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप कब किया, 1955 में। और ये कौन सी नदी बना रहा है, यानी सतलज नदी पर, ठीक। यह जो बांध है, यह बांध, दो बांध, भाखड़ा और नांगल, यानी दो बांध, याद समझना कि भाखड़ा नांगल बांध लिख रहा है ना, भाखड़ा और नांगल, दो बांध मिलाकर भाखड़ा नांगल बांध पड़ा है। अब भाखड़ा नांगल बांध यानी इसका उद्देश्य क्या था बनाना, तो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों। अब इससे लाभान्वित देखते हैं कि इसमें लाभान्वित कौन कौन राज्य हुआ। तो सोचो कि इतना बड़ा बांध बना रहा है, इससे कौन कौन लाभान्वित हो रहा था, पंजाब, ठीक, हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चल प्रदेश, ठीक। इतने सब राज्य इससे लाभान्वित हो रहा था, ठीक। तो यानी ये तो बहुत बड़ा है। और याद रखना है भाखड़ा नांगल बांध के बारे में लगा कि याद, एक चीज़ और पॉइंट नोट कर लेना है कि यह जो है भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये पूछा जा सकता है इस तरह से, गुरुत्वीय, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ठीक। समझ में आया। ये कौन कौन राज्य में इसको लाभान्वित, यानी किसको किसको लाभ होगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इतने राज्यों को। यानी इसका ऊंचाई कितना है, तो 222 मीटर, याद रखना है कि इसका ऊंचाई कितना है, 222 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर फीट में देखेंगे तो 740 फीट। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यह जो है पंचवर्षीय योजना की तरफ हम पकड़ना नांगल पंचवर्षीय योजना में ही यह जो हेराल्ड, अब देखो कि क्वेश्चन पूछेगा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो हेराल्ड डोमर पर, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसको भी लिख लेना है। इसे बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया, इसमें जो है ना बचत यानी ज़्यादा खर्च, आमदनी, देखो आमदनी माइनस खर्च, आमदनी जितना पैसा तुमको आमदनी हुआ उसमें जितना खर्चा हुआ वही ना, उसके बाद जो बच जाता है उसी को बोलते हैं बचत। यानी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, उसके बाद खर्च हो, उसके बाद जो बचत पर ज़्यादा जोर दिया गया, ठीक, इस पंचवर्षीय योजना में। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया था, और इसी के टाइम में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का भी स्थापना किया गया था। इस योजना का लक्षित वृद्धि दर था, उसमें जो वृद्धि दर, भारत का वृद्धि दर यानी लक्ष्य रखा गया था कितना, 2.1%। लेकिन जब विकास प्राप्त कितना हुआ, 3.6%, यानी
जितना लक्ष्य था उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त हुआ। डेवलपमेंट कितना भारत का हुआ? ज़्यादा। जितना एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा डेवलप हुआ भारत। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या नोट्स बनाओगे, तो चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे नोट्स लिखोगे कि प्रथम पंचवर्षीय, पहले लिख लेना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। ये इसका कब से कब तक चला था? 1951 से 56 तक। ठीक, इसमें यानी जो है ये कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो मॉडल लिख लेना है हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर। इस पर जोर दिया गया प्राथमिकता, यानी जोर देना मतलब प्राथमिकता, प्राथमिकता कृषि क्षेत्र। ठीक, और इसमें एक पॉइंट और लिख लेना है कि यानी इस पे जो है बांध बना था कौन कौन? तो भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, समझ में आया? अब समझेंगे कि इससे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तो 1951 से 56 ये पूछ सकता है। बोलेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। बोलेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर प्राथमिकता यानी जोर दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र पर। उसके बाद यानी भाखड़ा नांगल बांध बोलेगा कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना था? तो याद रखोगे कौन सी योजना पर? तो प्रथम पंचवर्षीय। ये सब रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना से की पॉइंट्स, इसी को बोलते हैं की पॉइंट्स। इसी तरह से आपको सारी पंचवर्षीय योजना का की पॉइंट्स बनाना है। इससे बाहर पूछेगा ही ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जितना रहेगा इससे बाहर पूछेगा नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा विकास दर कितना था? 3.6%, लेकिन इतना दूर तक का आपको नहीं पूछेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो ये जो चला था 55, देखो अब 1951 से यानी 56 तक चला, यानी चल गया 51 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके बाद क्या होगा? द्वितीय। तो 56 से 61 एकदम कंटिन्यू चल रहा है ना, 56 से 61 5 साल जोड़ते जाना है। 56 में 5 जोड़ दो, 61 तक चला था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पे जोर दिया गया? तीव्र औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर, यानी फैक्ट्री पर ज़्यादा जोर दिया गया, उद्योग क्षेत्र पर। ठीक, याद रखना है इस पे प्राथमिकता क्या था? उद्योग क्षेत्र। इसकी रूपरेखा तैयार करने और नियोजन करने में पीसी महालनोबिस यानी किसका मॉडल पर आधारित था? तो ये मॉडल में लिख लेना है पीसी महालनोबिस। ये पूछा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है क्या रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने। ठीक, उसके बाद इसे त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया और इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर शुल्क अधिरोपित किया। अब देखो घरेलू उद्योग यानी फैक्ट्री, आप समझेंगे इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको समझना होगा कि घरेलू उद्योग यानी मान लो कि हमारे भारत देश में खिलौना का फैक्ट्री बहुत सारा खिलौना बनाता है। उस और जो विदेश से भी खिलौना आता है भारत देश में। अगर विदेश का खिलौना 10 रुपया में बिकने लगेगा और खिलौना भारत देश का अगर 100 रुपया में, तो लोग कौन सा लेगा? विदेश वाला। अब विदेश वाला लिखेगा तो यानी जब भारत का कोई बिकेगा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत का उद्योग बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी, भारत का अर्थव्यवस्था पिछड़ते जाएगा। ये सब होता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए आयात शुल्क यानी बाहर से खरीद कर लाना, उसको बोलते हैं आयात। यानी विदेश से अगर कोई चीज़ खरीद के ला रहे हैं तो उसको आयात बोलते हैं। आयात शुल्क अधिरोपित कर दिया, मतलब कि बाहर से अगर कोई सामान अगर 10 रुपया में ला रहा है, उसमें 90 रुपया शुल्क लगा देगा। 90 शुल्क लगा देगा, कितना हो गया? बाहर का भी खिलौना का दाम अब 100 और यहाँ पे भारत देश का भी खिलौना का दाम 100। यही सरकार इसी नीति को अपनाने के लिए आयात शुल्क लगा दे, यानी बाहर से सामान लाओगे तो उसमें टैक्स देना होगा आपको, 90 रुपये टैक्स देना होगा। मान लो इस तरह एग्जाम्पल बताए। अब इस जो पंचवर्षीय योजना था इसमें लक्ष्य, इसका वृद्धि दर कितना लक्ष्य था? 4.5% थी, जबकि वास्तविक विकास दर की अपेक्षा थोड़ी कम रहा, यानी 4.5 सोचा था कि इसका इतना विकास होगा, लेकिन 4.27 था, लेकिन लगभग ठीक था। 4.27% इसकी विकास दर रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद हम लोग देते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से, अब सोचो कि 61 से कब तक चलेगा? 5 वर्ष जोड़ 66 तक।
तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर इसमें जो है ना, कृषि पर फिर से क्या करता है, कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है इस बार सरकार, ठीक। तो राज्य को विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया, और इसमें क्या होता है, तृतीय पंचवर्षीय योजना पर राज्यों को भी ना विकास संबंधी अतिरिक्त उत्तरदायित्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। यानी राज्य सरकार सबको क्या बोला कि तुम लोग जो है ना माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान दो तुम लोग, ठीक। इस तरह से पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा योजना बनाया। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव की शुरुआत हुआ, और इसी समय क्या होता है, पंचायत चुनाव। तो इसका भी नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 61 से 66। उसके बाद यह किस पे जोर दिया गया, कृषि और उद्योग दोनों पर, ये लिख लेना है। तीसरा, पंचायत चुनाव का शुरुआत कब हुआ, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऐसे लिख लेना है। इसका लक्षित वृद्धि दर 5.6 था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर मात्र 2। इसमें बहुत बड़ा दिक्कत हुआ था, यानी इसका जो है ना एकदम उल्टा 5.6 रखा था वृद्धि दर, लेकिन क्या हुआ, अपोजिट, वो दाम आधा हो गया, ठीक, आधा से भी कम। अब देखो इतना कम क्यों हुआ, तो इसका विफलता का कारण क्या था, इसने तृतीय योजना की विफलता का संकेत दिया, और सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67 से 68 से 69 की घोषणा करनी पड़ी। और इतना बड़ा जो विफलता मिला, इस वजह से क्या था, योजना अवकाश का घोषणा कर दिया। कब से कब चला था योजना अवकाश, तो 66 से 69 तक, यानी 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 साल का अवकाश रहा, ठीक। अब देखो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का विफलता का कारण क्या था, तो यही था इसका विफलता का कारण। चीन भारत का युद्ध हुआ था 1961 में, ठीक। अब भारत पाक युद्ध हुआ था 1962 में। तो ये नहीं 61 से 66 के बीच ये दोनों युद्ध का सामना करना पड़ा था। चीन भारत युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला था, प्राथमिक कारणों में शामिल था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रहा। मतलब कि जितना पैसा सरकार चाह रहा था कि हम डेवलपमेंट में लगाएं, उसको इन युद्धों में पैसा लगाना पड़ गया था, ठीक ना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो योजना बनाया था वो विफल रहा, और डेवलपमेंट जो दर था वो 5.6 रखा गया था, लेकिन मात्र 2.4 ही रहा। इस वजह से योजना अवकाश का घोषणा करना पड़ा, कब से कब तक, 66 से 69 के बीच, ठीक। अब लिखते हैं हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ये फिर 69 में जब 3 साल का योजना अवकाश रहा, कब से कब तक, 66 से 69 तक। उसके बाद यानी इसमें कोई योजना नहीं बनाया, ठीक। उसके बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आता है, जो कि 69 से 74 के बीच रहता है, ठीक, 5 साल ये भी रहा। इस समय आप देखते हैं कि इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री अब कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी बन जाती है, ठीक। और इसके दौरान अब चला, इसके माध्यम से पिछली विफलताओं को सुधारने का प्रयास किया, जितना विफलता था उसको सुधारने का प्रयास किया गया। अब ये कौन सा मॉडल पर आधारित था, याद रखना, इसका मॉडल लिख लेना है, गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। और बोल रहा है कि स्थिरता के गॉडगिल फार्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ बोल रहा है कि विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर अधिक जोर दिया गया। सरकार ने इसी तरह, याद रखना ये पॉइंट लिख लेना है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी नेशनलाइज्ड कर दिया। पहले, अब देखो कि नेशनलाइज मतलब समझ में आता नहीं है लोगों को, लेकिन पहले हम समझेंगे कि क्या होता है नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है, पहले क्या था कि बैंक जब खुला था अंग्रेज के ज़माने में, बैंक सबके लिए नहीं था। यानी अभी देखते हो कि गरीब से गरीब आदमी भी चल जाता है बैंक में खाता खुला, पैसा अपना सेविंग करता है। पहले ऐसा नहीं था, जो अमीर था, जो फैक्ट्री ये सब चला रहा हो, बड़ा बड़ा अमीर लोग, उन्हीं लोगों के लिए बैंक था। उसमें बैंक में जाके पैसा, इसीलिए देखते हो ना पुराना ज़माना के लोग कहाँ रखता था पैसा, छोटा छोटा गुल्लक में, घड़ा में, अंदर में देखना कि सोना चांदी से दबा हुआ कभी कभी मिलता है, तो उसमें लगता था, ठीक। तो इसी वजह से, क्योंकि पहले लोग बैंक सबके लिए नहीं था। लेकिन जब अब देखा कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी, तो उसका सबसे बड़ा, उसने क्या क्या काम, जितना 14 बैंक था ना उसका राष्ट्रीयकरण कर बोला कि नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकारी बैंक घोषित कर दिया। पहले बैंक किसी पर्सनल आदमी का होता था, उसमें सरकारी, यानी कोई भी जाओ खाता खोलो अपना, उस तरह से कर दिया, ठीक ना। और हरित क्रांति कृषि को बढ़ावा दिया, और इसी समय हरित क्रांति कृषि को भी बढ़ावा दिया गया। ये सब पॉइंट्स लिखना है। हरित क्रांति हुआ, इसी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये सब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हो रहा है, ठीक। किस पे आधारित था, तो गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था।
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरुआत किया गया इसी में। इस योजना का लक्ष्य था 5.6%, जबकि वास्तविक दर 3.6, यानी थोड़ा सा तो यानी इसमें सुधार हुआ था, 3.6% रहा। यानी लक्ष्य रखा गया था 5.6 फिर से, लेकिन 3.6 प्राप्त किया। अब देखते हैं हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो क्वेश्चन पूछा है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है कि रोजगार बढ़ावा और गरीबी उन्मूलन मतलब हटाना, गरीबी हटाओ पर जोर दिया। वर्ष 1975 में, यानी कब से कब चला था, 74 से 78 के बीच, तो मात्र ये 4 साल ही चला था। क्यों चला था तो उसी को जानेंगे हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष के लिए था, पांचवी पंचवर्षीय योजना कितना साल के लिए था, तो लोग सोचते हैं पांचवी लिखा है तो 5 साल के लिए होगा, लेकिन ये 4 साल तक चला था। 1975 में क्या था, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और प्रेषण के क्षेत्र में प्रवेश कर सके। उसमें बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया, बिजली जिसमें केंद्र सरकार बिजली वितरण में यानी इसमें प्रवेश कर, यानी बिजली में ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, उसी समय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का शुरुआत होता है, रोड पे ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। इस योजना के पहले वर्ष की शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया। तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम मतलब होता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ठीक, तो इसमें क्या 1974 के 78 के बीच चल रहा था ये, तो उसमें यानी क्या किया गया कि कुछ बुनियादी न्यूनतम जरूरत को समझना, कुछ जो है ना आवश्यक न्यूनतम जरूरत को पूरा किया जा सके और लोगों का जीवन स्तर को सुधार किया जा सके, यही लक्ष्य था। समझना कि लोगों का जो कुछ बेसिक जरूरत बहुत सारा चीज़ होता है ना, उस चीज़ को पूरा किया जा सके, जो है ना इसका ये लक्ष्य था, लोगों का जीवन स्तर को सुधारा जा सके, क्योंकि गरीबी को हटाने का नारा दिया गया था। और इसलिए इस जो है ना इस पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य किया गया, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, इन सबों पर ज़्यादा कार्य किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो है ना जो एजेड है उसको भी शिक्षा दिया जाए, वैसा किया गया था। ठीक, ये था जिसके बुनियादी न्यूनतम आवश्यकता का प्रदान किया जा सके। एमएनपी को टीपी धर द्वारा तैयार किया, याद रखना न्यूनतम, ये याद रखना एमएनपी यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसको जो कौन तैयार किया था, तो डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। इसका लक्ष्य कितना था 4.4, लेकिन फिर से देखो इसका लक्ष्य बढ़ गया था 4.8%। समझ में आया? 4.8% इसका लक्ष्य यानी प्राप्त किया था। वास्तविक विकास दर प्राप्त किया 4.8, लेकिन एक्सपेक्ट किया गया था 4.4, लेकिन उससे ज़्यादा प्राप्त किया। 1978 में नवनिर्वाचित, उस समय क्या हुआ कि इसका सरकार गिर जाता है, तो उसमें 1978 में क्या करता है कि सरकार बन जाता है कौन, मोरारजी देसाई का सरकार, और उसने क्या किया, इस योजना को हटा दिया, पंचवर्षीय योजना को हटा दिया, इस योजना को खारिज कर देता है। इसीलिए कितना साल के लिए चला पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, यानी 4 साल तक। ठीक, क्यों चला 4 साल तक, क्योंकि इसका जो सरकार उसमें दूसरा सरकार रहता है मोरारजी देसाई की सरकार, इसने क्या करता है इसको हटा देता है। अब ये उसके बदले देखो मोरारजी देसाई जो सरकार बना था उसमें अब ये कौन सा दूसरा अब यानी ले आया, यानी पंचवर्षीय योजना हटा के क्या ले आया, रोलिंग प्लान, यानी प्रत्येक साल का अलग अलग होता है था नियम। ठीक, यानी एक साल में नियम बनाना पड़ता था रोलिंग प्लान। तो ये 78 से 80 यानी 2 साल रोलिंग प्लान चला। यह अस्थिरता का दौर था, यानी इस समय जो है ना अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार, यानी जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई जो बना था, उन्होंने क्या किया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया, बदले नहीं किया, मतलब प्रस्तुत नहीं किया और बदले में क्या किया, 1980 वर्ष में इंदिरा गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। समझना कि क्या कर रहा है यहाँ पे कि रोलिंग प्लान चला 78 से 80 के बीच। ठीक, तो इसमें 2 रोलिंग प्लान चला था, और क्योंकि जनता पार्टी के जो सरकार था उसने छठी पंचवर्षीय योजना लाया ही नहीं,
जब नहीं लाया तो 2 साल तो इस सरकार यानी मोरारजी देसाई सरकार चला लिया। फिर आता है दौर 80 में, 1980 में। 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी जैसे बनती तो रोलिंग प्लान को ही खत्म करता है। रोलिंग प्लान जो 2 साल के लिए चला था उसको हटा दिया और फिर से क्या लाता है, छठी पंचवर्षीय योजना लाता है। अब रोलिंग प्लान कहते किसको समझते हैं, तो रोलिंग प्लान कहते एक ऐसी योजना जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जा सके। ठीक समझ रहा है ना, बोले कि वार्षिक रूप से इसमें इसका मूल्यांकन किया जाता था और इस मूल्यांकन का आधार पर अगले वर्ष की नई योजना बनाई जाती थी। यानी 1 साल का मूल्यांकन किया, उस समय क्या कमी क्या खराबी रहा, फिर से नया अगला साल में फिर से नया प्लान बनाएगा, उसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों अपडेट किया जाता था। यानी कितना आवंटन होगा और कितना लक्ष्य रखा जाएगा वो हर साल इसका अपडेट हो किया जाना पड़ता था रोलिंग प्लान। इसको इंदिरा गांधी ने 1980 में हटा देता है। उसके बदले फिर कौन लाता है, इंदिरा गांधी ने क्या लाता है, छठी पंचवर्षीय योजना, यानी 1980 से 85 के बीच चलता है। ठीक, तो देखते हैं इसमें इसने मूल्य नियंत्रणों को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित करता है। यानी आर्थिक उदारीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक, इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा जाता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन, याद रखना ये चीज़ एकदम लिख लेना है कि छठी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चलाया गया था, परिवार नियोजन चलाया गया था। उस समय आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की गई थी। उसके बाद फिर बोला कि शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना भी होता है। छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की भी स्थापना होती है। नाबार्ड एक बैंक है, कौन सा बैंक है, तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना है और याद रखना है। अब इसका विकास दर यानी लक्ष्य रखा गया था 5.2% और प्राप्त कितना हुआ 5.7, यानी लक्ष्य से ज़्यादा ही प्राप्त हुआ। जिसका अर्थ है कि इसका मतलब जिसमें देखो लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त हो रहा था यानी वह पंचवर्षीय योजना सफल रहा। ठीक, यानी ये पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सफल रहा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये 85 से 90 के बीच चला 7वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक मैं देखूँ कि कब कब नहीं चल पाया था, तो 66 से 69 के बीच। उसके बाद फिर कब हुआ, उसके बाद आगे क्या होता है कि 78 से 80 के बीच रोलिंग प्लान चलता है, यानी इसमें भी गैप रह गया। उसके बाद फिर 80 से 85 से 90 के बीच फिर चलता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो यह योजना राजीव गांधी के कार्यकाल लिख लेना, यह योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय कौन प्रधानमंत्री था, राजीव गांधी के दौरान चला था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता स्तर को सुधार पर जोर दिया, यानी फैक्ट्री पर ज़्यादा उसका उत्पादन बढ़े, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। इन उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता की वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और सामाजिक न्याय प्रदान करते हुए रोजगार सृजन करना शामिल था। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने 7वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार भी प्रदान किया। यानी ये जो काम कर रहा था 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये छठी पंचवर्षीय योजना का परिणाम को देखते हुए, क्योंकि ये पूरी तरह से सफल योजना था, इसी को देखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना मजबूत आधार पर खड़ी था और काम कर रहा था। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने पर आवश्यकता रूप पर जोर दिया। ठीक, इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्ण अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान दिया। और इस समय जो था 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या सोच रहा था कि 2000 ईस्वी आते आते भारत को जो है आत्मनिर्भर बना देना, ये इसका लक्ष्य रखा गया था उसमें। और लक्षित वृद्धि दर 5.5% था और वास्तविक 6। देखो ये भी सफल था ना, लक्ष्य से ज़्यादा विकास दर इसका आया, यानी ये भी पूरी तरह से सफल था। उसके बाद वार्षिक योजना, फिर देखो कि यहाँ पे गैप होता है। वार्षिक योजना आ जाता है 1990 से 92 के बीच, यानी 2 साल का फिर गैप आता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में शुरू नहीं की गई थी, बाद में वर्षों के 1990, 91, 91, 92 वार्षिक योजना में माना गया था। ठीक ना, इसको वार्षिक योजना मान लिया था। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता, उस समय आर्थिक अस्थिरता चल रही थी, इस वजह से इसको वार्षिक योजना में रखा गया था। ठीक ना, अभी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया था। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का संकट का सामना करना पड़ा था।
उस समय भारत जो है ना विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो उसका संकट का सामना करना, यानी विदेशी मुद्रा बहुत कम हो गया था। अभी देखते हैं इसका एग्जांपल समझना, तब और ज़्यादा समझ। अभी हाल फिलहाल का आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म हो गया था। अब विदेशी मुद्रा का करता क्या है, अब जैसे कि आप हमारे यहाँ मान लो कि काजू का उत्पादन नहीं होता तो उसको विदेश से लाना होगा अमेरिका से, तो अमेरिका को हम अपना पैसा रुपया देंगे तो वो लेगा क्या, नहीं। उसके लिए डॉलर चाहिए, यानी पूरी दुनिया में डॉलर का बोलबाला है, यानी डॉलर में कोई भी चीज़ खरीदा जाता है तो उसी को बोलते हैं विदेशी मुद्रा। तो जैसे आपके पास जब डॉलर रहेगा ही नहीं तो आप कोई चीज़ खरीद पाओगे नहीं, जब खरीद नहीं पाओगे तो यानी भारत में वो सामान आएगा नहीं, तो उसका क्या होगा, महंगाई बढ़ते जाएगा। तो हाल फिलहाल में श्रीलंका के पास डॉलर खत्म हो चुका था, ठीक। तो ख़त्म हो गया था तो उसमें क्या हो रहा था कि उसका सारा सामान वो बाहर से नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि उसके पास श्रृंखल जो श्रीलंका रुपया था, ठीक। अब उससे तो वो कोई सामान कोई देगा ही नहीं उसको, क्योंकि उसको हर किसी को डॉलर चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या, जब कोई चीज़ नहीं खरीद रहा था तो वहाँ का दाम बढ़ गया था। आलू सिर्फ 200 रुपये केजी बिक रहा था, इतना महंगाई हो गया, ठीक। तो वही चीज़ का दौर अब देखो कि भारत में भी उसमें उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ रहा था उसमें, विदेशी मुद्रा बहुत कम था। तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था की समस्या को निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की शुरुआत की गई थी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अपना प्रोडक्ट को पूरे विदेश में बेचना। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले विदेश में नहीं बेचा जाता था। तो अब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, यानी बाहर से भी कोई भी आदमी अपना सामान यहाँ बेच सकते हो और भारत भी अपना सामान विदेश में कहीं भी बेच सकता है, ऐसा कर दिया। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, यानी फैक्ट्री कोई पहले क्या था, फैक्ट्री हर कोई नहीं लगा सकता, उसमें लिबरलाइजेशन होने के बाद क्या होता है, फैक्ट्री कोई भी लगा सकते हो। प्राइवेटाइजेशन होना स्टार्ट किया, ये सारा चीज़ शुरुआत हुआ, यानी ताकि विदेशी मुद्रा का भंडार का जो संकट था वो खत्म हो सके, ठीक। उसके बाद तब आता है 92 से 97 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो 1992 से 97 के बीच था, ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया, यानी किस पे बढ़ावा, ज़्यादा प्राथमिकता क्या थी, उद्योगों का आधुनिकीकरण, ठीक। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार का सदस्य बना। याद रखना कि भारत जो है कब WTO का सदस्य बना, तो 1 जनवरी 1995 को। वर्ल्ड ट्रेड, और इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना है, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे WTO के बारे में भी जान लेते हैं इसमें, यानी WTO का गठन कब हुआ ये सब जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ यानी हेडक्वार्टर इसका, यानी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, ठीक ना, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, इसका स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है, यानी जेनेवा, ठीक। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। इसी दिन भारत भी इसका सदस्य बना था, समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर जो है इसका मुख्यालय, इसका उद्देश्य क्या है कि व्यापार के लिए, यानी व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं की कमी करना। टैरिफ मतलब कि यानी जो शुल्क लगाया था प्रत्येक देश, यानी जैसे भारत और मान लो बैंकॉक के बीच कोई चीज़ का ट्रेड होता है, यानी व्यापार होता है, तो उसके बीच जो टैरिफ लगता है यानी कर लगता है उसको कम करना, इस सब चीज़ में कौन हस्तक्षेप करता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसमें अभी सदस्य देश कितना है, इसमें कितना सदस्य देश है, वर्तमान में 164। याद रखना कि 164 WTO में सदस्य देश है, इसमें इतना देश शामिल है, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो इस अब जानते हैं कि जो हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना में बोला कि इसके लक्ष्य जो है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि था, यानी ये सब इसका लक्ष्य था। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, ये सब इसका लक्ष्य था। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं को शामिल करने पर भी जोर दिया, और जो है ना सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, यानी सत्ता को फैलाना, विस्तृत करने के उद्देश्य से क्या किया,
पंचायत और नगर पालिका को भी शामिल करने पर जोर दिया। इसका लक्ष्य कितना था? 5.6% था, लेकिन 6.8 प्राप्त हुआ, यानी अविश्वसनीय रूप से। यानी सोचो कि 5.8 ही रखा था, 6.8 दर, यानी काफ़ी ज़्यादा इसका जो विकास दर प्राप्त किया था इसमें, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक, हम लोग देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि चला था कब से कब तक? तो 1997 से 2000 ईस्वी तक। और इस समय हम लोग का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी। इसने क्या किया था? स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया, यानी 50 वर्ष स्वतंत्रता का हो चुका था, और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व कर रहा था उस समय, यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय। इसने गरीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों हेतु समर्थन पेश की और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के मामले में सार्वजनिक और निजी संयुक्त रूप से प्रयास किया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ये दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। ठीक, समझेंगे, यानी ये चाह रहा था कि गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाए, यानी इसका लक्ष्य रखा था। तीव्र विकास और लोगों की जीवन की गुणवत्ता के बीच संबंधों को संतुलित करने पर भी ध्यान दिया, यानी तीव्र विकास पर और लोगों की जीवन जीने की गुणवत्ता में भी सुधार हो सके, इस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया था। ठीक, 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसके तहत अन्य उद्देश्य को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों में को सशक्त बनाना, आत्मनिर्भरता विकसित करना तथा देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था। यानी देश में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, इस पर भी जोर दिया। आत्मनिर्भरता विकसित करना, इन सब चीज़ों पर जोर दिया था। इस योजना की रणनीतियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए निर्यात की उच्च दर वृद्धि करना, तीव्र विकास के लिए दुर्भाग्य संसाधनों का कुशल उपयोग करना आदि था। यानी निर्यात पर उच्च दर वृद्धि करना। ठीक ना, यानी निर्यात करना मतलब कि विदेश में सामान को बेचना, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शुल्क लगाया गया था। लक्षित यानी उच्च दर पर वृद्धि करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात हो सके, इस पर जोर दिया गया था। इसका लक्षित विकास दर 7.1% था, अनुमानित किया गया था। ठीक, लेकिन वास्तविक में प्राप्त कितना हुआ? 6.8%, मतलब लगभग ये प्राप्त कर चुका था। अब आते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2002 से 2007 तक चला था। 2002 से 2007 इस योजना का विशेषताओं में समावेशी और समान विकास को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका प्राथमिकता था, समावेशी और समान विकास को शामिल किया था। प्रतिवर्ष 8% GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, हिंदी में जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, ये इतना है। यानी ये जो है, यानी इस वर्ष, यानी इसमें जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8% विकास दर लक्ष्य रखा गया था। GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि एक साल के अंदर, यानी एक किसी राष्ट्र में जितने भी उत्पादन होता है उसका मूल्य, यानी जो सेवा या फिर उत्पादन, सारा चीज़ का मूल्य ही GDP कहलाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी को 50% कम करना, यानी गरीबी जितना था उसको 50% कम करना, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। 2002 से 2007 के बीच का ये लक्ष्य था, 80 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करना, यानी क्षेत्रीय असमानताएं जितनी थी वो उसको भी दूर करना था इसका लक्ष्य। यानी 2007 तक शिक्षा और मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को भी कम करने पर जोर दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्षित विकास दर 8.1% था, जबकि वास्तविक में 7.6 प्राप्त किया था। ठीक, अब आते हैं हम लोग 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि ये जो चला था ना 2007 से 2012 तक, 2007 से 2012 तक चला था। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने, दूरस्थ शिक्षा के साथ साथ IT संस्थान यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
यानी संस्था पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण था। यानी उद्देश्य इसका बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह क्या लक्ष्य था? उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना, यानी उच्च शिक्षा जो प्राप्त करा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त करें, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया। दूरस्थ शिक्षा यानी ओपन शिक्षा होता है ना, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी भी है, उसके साथ भी आईटी संस्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक, उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये एकदम लिख लेना है कि 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, जो कि 2010 में लागू हुआ था। और इसमें क्या था प्रावधान कि इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया था। यानी अनिवार्य, यानी आपको 6 से 14 साल तक बच्चा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करना। ये 2009 में शिक्षा का अधिनियम आया था, 2010 में लागू हुआ। और इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। ठीक, इसकी मुख्य विषय वस्तु था तीव्र और, अब देखते हैं कि प्राथमिकता किस पर था? तीव्र और अधिक समावेशी विकास। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसका प्राथमिकता थी। किसकी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में भी कमी लाना था। इसका यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य ये भी था, पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक असमानता में भी कमी लाना। अब देखते हैं कि ये पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया एक बार कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा किसने यानी मॉडल किसने तैयार किया था? तो सी रंगराजन ने ऐसा मॉडल तैयार किया था। इसमें वर्ष 2009 तक सभी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर भी जोर, और सभी को जो है ना, पूरे भारत देश के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य था। किसमें? 2009 में। इसका जो लक्ष्य रखा गया था कितना? 9%, लेकिन प्राप्त क्या था? 8% प्राप्त किया था। लक्ष्य से 1% कम प्राप्त किया था, यानी एक्सपेक्ट किया गया था 9%, लेकिन प्राप्त किया गया 8%। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो याद रखने का तरीका है 12 से, यानी 2012, 12वीं मतलब 12, 2012 से 17 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखो कि 12वीं से अब 11वीं, अगर देखो पीछे का हम लोग कैसे याद रख सकते हो पंचवर्षीय योजना को, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है 12, यानी 12 से 17, 5 जोड़ो तो 17। अब 11, अगर 11वीं पंचवर्षीय योजना बोलेगा कब से कब तक चला था, तो क्या करोगे? इसे 5 घटाओ तो क्या होगा? 2007, यानी 2007 से 2012 तक कौन सा चला था? 11वीं पंचवर्षीय योजना। फिर अगर पूछेगा कि, यानी उससे पूछेगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 5 घटा दो, ऐसे करके चलेंगे। समझ में आया? तो हम लोग अब 12वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, जो कि 2012 से 2017 तक चला था। तो देखते हैं इस योजना का विषय वस्तु क्या था? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, मतलब फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ। ये इसका मेन पॉइंट था, थीम था 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजना को मजबूत करना, यानी जितने भी फंडामेंटल ढांचा था, यानी स्ट्रक्चर था, उस परियोजना को मजबूत करना, और सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति, यानी मेन इसका उद्देश्य ये था, सभी गाँवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। ठीक, और ये जो है जो ये योजना के तहत जो उद्देश्य था, ये लगभग पूरा भी हुआ था। इसका उद्देश्य स्कूल में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना, यानी स्कूल में प्रवेश, पहले देखना कि हम लोग पढ़ते थे कि लड़का स्कूल भेजा जाता था, लड़की को घर में काम कराया था, लेकिन उस असमानता को ख़त्म करना, सामाजिक जो अंतराल था, लैंगिक असमानता, इसको दूर करना, और उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना। और उस समय तक तो क्या होता था कि बहुत लोग क्या करता था कि बचपन में मान लो 10th तक तो पढ़ाता था, उसके बाद बोलता था कमाओ, ये सब काम करो, ये सब, लेकिन उसमें उच्च शिक्षा नहीं दिया जाता था, लेकिन उस शिक्षा में भी सुधार के लिए जोर दिया गया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हम लोग। बोला कि इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी हरित क्षेत्र को बढ़ावा, यानी वन रोपण, ये सब चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया। 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इसका उद्देश्य में शामिल था। इसका लक्षित दर कितना था? तो लक्षित दर जो था 9% था, और लेकिन वर्ष 2012 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने
12वीं पंचवर्षीय योजना को 8% वृद्धि दर मंजूरी दी थी। मतलब स्टार्टिंग में वृद्धि दर एक्सपेक्टेड रखा गया था 9%, लेकिन 2012 में फिर इसमें सुधार किया गया और 8% कर दिया इसका वृद्धि दर। तो ये था पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना का क्रम सीरीज। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चला था? 51 से 56। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 चला था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसमें भाखड़ा नांगल बंद बना था, भाखड़ा नांगल। और इसमें क्या हुआ था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने तैयार किया था? हेराल्ड डोमर ने तैयार किया था। इसमें यानी इसका प्राथमिकता क्या थी? इसका कृषि थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी? कृषि। दूसरा क्या था कि इसका जो था पीसी महालनोबिस ठीक, इसका पीसी महालनोबिस यानी इसका रूपरेखा तैयार किया था, मॉडल। ये कब से कब तक चला? 56 से 61। और यह किस मॉडल पर तो इस पे किस पे जोर दिया गया था? तो उद्योग पर, फैक्ट्री उद्योग पर। उसका तीसरा देखते हैं, तो तीसरा था 61 से 66। इस पे किस पे जोर दिया था? उद्योग और कृषि दोनों पर, उद्योग और कृषि दोनों पर जोर दिया गया था। लेकिन यह असफल रहा था। किस वजह से? चीन पाक युद्ध के वजह से। चीन भारत युद्ध हुआ था और पाक भारत युद्ध, पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था, इस वजह से यह तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहा था। उसके बाद फिर योजना अवकाश आ जाता है, यानी 66 से 69 तक योजना अवकाश होता है, यानी उस समय कोई प्लान नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उस समय यानी पंचवर्षीय योजना जो है तब पूरी तरह से असफल रहा था, उसी वजह से आगे पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया 3 साल। फिर आता है चौथी पंचवर्षीय योजना, जो कि इंदिरा गांधी के समय में आता है, 1969 से 1974 के बीच। ठीक, उसके बाद फिर आता है 74 से 78, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। ये 4 वर्ष तक चला था, क्योंकि 5वां वर्ष जो है मोरारजी देसाई जो है यानी अपना सरकार जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाया गया था। उस वजह से क्या हुआ, जनता पार्टी ने जैसे सरकार बनाया तो उसका जो पंचवर्षीय योजना को ही समाप्त कर दिया और उसके जगह क्या ले आया? रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान इसमें क्या था कि प्रत्येक वर्ष अपना एक यानी फिक्स रखा जाता था कि हमको क्या क्या डेवलपमेंट करना है, वो प्रत्येक वर्ष उसको अपडेट किया जाता था। ये 4 वर्ष ही चला था। पंचवीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद रोलिंग प्लान आया 78 से 80 2 साल तक चला था। फिर 80 में इंदिरा गांधी की सरकार फिर आता है, 1980 से 85 के बाद फिर से यानी इसको क्या करता है, ये रोलिंग प्लान को हटा के छठी पंचवर्षीय योजना ले आता है इंदिरा गांधी ने। ठीक, इंदिरा गांधी की फिर इसी के बीच हत्या हो जाती है। उसके बाद फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन आ जाता है? राजीव गांधी। प्रधानमंत्री कौन बनता है? राजीव गांधी, 1985 से 90 के बीच। उसके वार्षिक योजना 1990 से 92 के बीच वार्षिक योजना चलता है, क्योंकि उस समय भारत के पास जो अंग्रेज यानी विदेशी मुद्रा भंडार था वो ख़त्म होने का था, यानी पूरा संकट चल रहा था उस समय। इसलिए उस समय कोई वार्षिक प्लान यानी पंचवर्षीय योजना नहीं लाया। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लाया? 1992 से 97 के बीच। 1992-97 के बीच। फिर आता है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2000 ईस्वी के बीच। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी रहता है प्रधानमंत्री। फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2007 तक, ये मनमोहन सिंह के समय आ जाता है। उसके बाद फिर इस समय भी 2007 से 2012 तक ये भी मनमोहन सिंह रहता है। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना आता है 2012 से 17 के बीच। उसके बाद फिर इसको समाप्त कर देता है, यानी पंचवर्षीय योजना बोला कि 12वीं के बाद नहीं आएगा। तो ये कब? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। उसके बाद नीति आयोग को लागू कर दिया गया और बोला कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी आगे पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी। ठीक, ये था। अब इसको याद रखने का तरीका, कभी कभी पूछ देगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब तक था, तो 12वीं याद रखना कि पीछे से अगर पूछा जाएगा 10वीं पूछेगा। जैसे अगर पूछ देगा दूसरी, तो दूसरी में तो आपको तो पहले से तो 51 से स्टार्ट होता है, 1951 से स्टार्ट होता है पहली। उसके बाद तीसरी पूछा है, तो यानी पहले हम लोग को 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? दूसरी हो जाएगा 56 से 61, फिर 5 जोड़ते हो। फिर तीसरा क्या होगा? 61 से 66, यानी तीसरा क्या होगा? 61 से 66। अगर पूछेगा 10वीं, तो 12वीं का याद है कि 2012 से
यानी कब तक चला था, 2017 तक, ठीक ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब 11वीं में ये 5 घटा दो, तो यानी 2007 से 2000 यानी 12, आपको पूछा है 10वीं, फिर 7 इसमें 5 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 2002, यानी 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरह से याद रखना है। कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का एक वीडियो, क्योंकि आपका जो है ना सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य को आप अच्छा से अगर ध्यान से अगर कंसंट्रेट करके आप अगर देखोगे, अगर मोटिवेट रहोगे हमेशा, तो आपको 100% है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता मेहनत करने वालों को ही मिलती है। इसीलिए मेहनत करते रहिए, आपको 100% है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।